चलिए, छः की क्लासेस में आज हम लोग का ग्रामर ग्रामर का क्लास है। छः की क्लासेस में हम लोगों ने व्याकरण में वर्ण विचार को जो है वो कहाँ पर ले जाकर के छोड़ा था, बताइए तो। कहाँ पर ले जाकर छोड़ा था? आयोगवाह पर ले जाकर के हम छोड़ा था। और हमने संयुक्त व्यंजन, वही आयोगवाह संयुक्त। तो आयोगवाह जो होता है, अन्न जो होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। अह जो होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। और इन दोनों की जो जाति है, इन दोनों की जो कैटेगरी है, उसे आयोगवाह कहा जाता है। यानी कि यदि संस्कृत में क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत में आयोगवाहों की संख्या कुल कितनी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? दो। कितना होगा? दो। फिर हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाया था। संस्कृत में वर्ण विचार का जो आखिरी टॉपिक आता है वो उच्चारण स्थान आता है, कि किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने बताया था कि हम स्वर तंत्र के बारे में बताएंगे कि स्वर तंत्र क्या होता है। तंत्र के बारे में पिछले क्लासेस जब पॉलिटिकल साइंस का हो रहा था तो हम बताए थे कि तंत्र का मतलब सिस्टम होता है और सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। तंत्र किसी भी एक, जैसे में कि यदि मैं कहूँ आपसे कि चलिए हम कोई फंक्शन कर रहे हैं और आप सभी लोगों को उसकी व्यवस्था करनी है, अथवा मुझे व्यवस्था करनी है। यदि मैं अकेले किसी भी तथ्य की व्यवस्था करने, किसी भी फंक्शन की व्यवस्था करने चलूं, संभव नहीं है। लेकिन यदि मैं आप लोग की सहायता लेकर के अलग अलग विभागीय कार्य आप लोग को दे दूं कि चलिए आपको ये कार्य देखना है, आप लोगों को ये कार्य देखना है, तो मेरा वाला कितना सफल होगा फंक्शन वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यदि काम को डिवाइड करके, व्यवस्था का मतलब ही होता है किसी भी कार्य को डिवाइड करके, अलग अलग भागों में विभक्त करके क्रमबद्ध तरीके से करना। यदि एक के बाद एक कार्य को आप लगातार करते जाते तो आपकी सफलता निश्चित तौर पर होगी। तो उसी प्रकार से जो हम लोग का स्वर तंत्र है, यदि हम एक ही किसी भाग से उच्चारण करना प्रारंभ करें तो सभी वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन अलग अलग वर्णों को अलग अलग उच्चारण स्थान दे करके हम लोग आसानी से उच्चरित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे की चर्चा करूं, आपको बताता हूं कि स्वर तंत्र होता क्या है। हमारे मुख में विरचित वे सभी भाग जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वर तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर तंत्र। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जो है किन किन भागों से वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो आप कहिएगा ओष्ठ से करते हैं, दंत से करते हैं, तालु से करते हैं, नासिका से करते हैं, कंठ से करते हैं, मूर्धा से करते हैं। और ये सभी मिलकर जो है वो स्वर तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर तंत्र। हमने अभी भी बताया कि तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, और सिस्टम का यदि शुद्ध हिंदी निकाला जाए तो इसका अर्थ व्यवस्था होता है। और व्यवस्था का तात्पर्य इसी से लगाया जाता है कि वह अलग अलग, जब किसी भी कार्य को अलग अलग भागों में विभक्त करके कार्य किया जाए तब उसे व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्था। और जो कार्य की गतिविधियां होती हैं उन्हें व्यवस्थित गतिविधियां कहा जाता है। वैसे ही हम अलग अलग वर्ग, जैसे में कि देखिए ध्यान से आपको एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको समझाएंगे कि जो सबसे पहले यदि हम बात करें, हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो सबसे पहले आता है कवर्ग। क्या आता है? कवर्ग। देखिए हमारी जो वाणी है वो कहां से निकलती है? वास्तव में हृदय से निकलती है। कहां से निकलती है? हृदय से। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति दिल का साफ है और यह एक नंबर के धूर्त व्यक्ति है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी वाणी होती है वो हृदय से निकलती है। ये देखिए कहा गया है, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते हैं, वास्तविकता भी है, कि गोली से लगा हुआ घाव तो भर सकता है, तो यदि वाड़ी किसी को लग गई तो वो भरता नहीं है। इतिहास इसका गवाह है। किसी को कोई बात लग गया, इसीलिए हम कहा करते हैं डंडा का प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं। हम बात से आपको मारेंगे, यदि आपको चोट लग गई तब तो आप सफल हो जाइएगा। हमने पिछले 2-2 महीने में इतने मतलब कि रैंकर्स को तैयार किया हुआ है। आप लोग कभी आइएगा तो, आप लोग तो नहीं, कभी मिलिएगा तो आपको गांव में दिखाएंगे हम। डंडा का प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो उस स्थिति में करना पड़ता है। साम दाम दंड वे चारों विद्या हमको आती है। व्यवस्था क्या होता है? हर एक चीज को अलग अलग खंडों में बांट करके कार्य को आगे को और प्रचलित करना। अब आगे आपको दिखाते हैं। कवर्ग जो है, यदि हम अंदर से चले, हृदय की तरफ से आगे की ओर बढ़े, तो सबसे पहले हमें कंठ मिलता है। क्या मिलता है? कंठ। इस कंठ को अंग्रेजी में वोकल कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोकल कोड।
तो हृदय की तरफ से यदि आगे की ओर बढ़े तो सबसे पहले क्या मिलेगा? कंठ। और सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? कवर्ग। क्या आता है? कवर्ग। यानी कि कवर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। सीधा साधा लॉजिक है, ये समझने वाला चीज है। दूसरे नंबर पर यदि हम कंठ के बाद जाएं तो तालु आता है। क्या आता है? तालु। और यदि कवर्ग के बाद आए तो क्या आता है? चवर्ग आता है। क्लियर हो गया कौन से? यानी कि तालु का उच्चारण, चवर्ग जो है वो कहां से उच्चरित होगा? तालु से। चवर्ग कहने का मतलब क्या है? चवर्ग कहने का मतलब च छ ज झ ञ। एक वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। हमने पहले बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो होने वाला है वो आपके ग्रामर का ही नहीं बल्कि वर्ण विचार तो है ये है, पूरा ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसलिए स्पर्श व्यंजन को क्लियर रखेगा। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। और उस समय स्पर्श व्यंजन की जो परिभाषा निकली थी वो यही निकली थी कि वैसे व्यंजन जो स्वर तंत्र के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके बोले जाते हों, छू करके बोले जाते हों, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए, इधर जो भाग हमारा आता जाएगा वो स्वर तंत्र है। क्या है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र बोले तो का, यदि किसी भी वर्ड, स्वर का मतलब होता है एक तरीके से, स्वर मतलब क्या होता है? बोली। क्या होता है? बोली। जैसे में कि मधुर स्वर, इनकी बोली जो है वो मधुर स्वर की है। अच्छा, मीठा बोलती है अथवा मीठा बोलते हैं, तो स्वर मतलब बोली भी होता है, भाषा भी होता है एक तरीके। और जो स्वर आपने पढ़ा था वो दूसरा स्वर था। वो वर्ण का एक प्रकार होता है जो कि स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ये वाला वो स्वर नहीं है। हम यदि कुछ भी बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं यही ये दर्शाता है। तंत्र मतलब का व्यवस्था, यानी कि हमारी बोलने की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है। हमने आपको बताया है कि कोई भी शब्द बनेगा तभी जब वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ण मिलेगा। यानी कि मूल रूप से यदि आप वर्ण को पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक जो आएगा वो शब्द से जुड़ करके आएगा। कैसे आएगा? अगला टॉपिक आएगा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आप वर्णों को जुड़ते हुए देखेंगे किस प्रकार से अधन अ मिला तो आ हुआ। जैसे में आपको एक तरीका दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में कि हमने कहा राजधन ईशः, राजधन ईशः बराबर क्या हुआ? राजेश। क्या हो जाएगा? राजेश। क्योंकि संधि का नियम है ये। अधनी बराबर क्या होता है? ए होता है। अधनी बराबर क्या होता है? ए। तो आप लोग ये स्वर संधि में पढ़िएगा तो यहाँ पर जब दो या दो से अधिक तक यहाँ पर वर्ण, वास्तव में ये शब्द नहीं मिल रहे हैं, वास्तव में वर्ण मिल रहा है। कौन मिल रहा है? वर्ण। और उससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे जो बन रहे हैं वो क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। शब्द की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? सार्थक अर्थ। क्योंकि इसी को यदि हम उल्टा पलटा तरीके से लिख दे तो वो शब्द नहीं कहा जाए। क्या नहीं कहा जाएगा? जैसे में कि हम लिख दिए, अब ये शब्द हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि शब्द तभी कहा जाएगा जब उसका क्या निकलेगा? सार्थक अर्थ। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। स्वर तंत्र क्या है तो क्लियर कर लीजिएगा कि अलग अलग वर्णों को उच्चारण करने के लिए अलग अलग भागों की व्यवस्था बनाई गई है। इसी को सम्मिलित रूप से स्वर तंत्र कहा जाता है। स्वर तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं? नीचे से चलिए, सबसे नीचे कंठ आता है। क्या आता है? कंठ। फिर तालु। क्या आता है? तालु। उसके बाद मूर्धा। क्या आता है? मूर्धा। उसके बाद आता है। क्या आता है? दंत। उसके बाद ओष्ठ। उसके बाद नासिका आता है। और फिर कुछ ऐसे स्वर हैं अथवा कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो किसी दो दो भागों के प्रयोग से, जैसे में कि ओ है, ओ का उच्चारण किसके किसके सहायता से होता है? तो कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ जब दोनों मिलता है, मिलने का मतलब ये नहीं है, यदि आपके किसी भी स्वर तंत्र के भाग में कंपन भी हो रहा है, स्पर्श ही नहीं कंपन भी हो रहा है, हिल भी रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो है उसका एक भाग बना है। जैसे में कि यदि आप ओ बोलेंगे, ओ बोलेंगे तो वास्तव में ओ का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। लेकिन जब आप बोलते हैं तो जो आपका अधर का तात्पर्य होता है ओष्ठ, अधर का तात्पर्य क्या होता है? ओष्ठ। एक श्लोक आता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराष्टकम इसका नाम है। पूरा भगवान के अलग अलग प्रकार के अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। तो अधर का अर्थ होता है ओष्ठ। जब आप ओ बोलिएगा तो आपका ओष्ठ निश्चित रूप से हिलेगा। लेकिन वास्तव में यदि बात की जाए तो ओ का उच्चारण कहां से होता है? तो कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। लेकिन ओठ भी तो हिल रहा है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा गया। क्या कहा गया? कंठोष्ठ। अर्थात कि जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों की सहायता से होता हो
उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। और कंठोष्ठ में केवल दो ही वर्ण आते हैं, एक ओ आता है और एक क्या आता है, औ आता है। तो इसी प्रकार से सबके विभाग बांटे गए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के देश के विकास के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्रालय होते हैं। रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, जेल मंत्रालय, सब प्रकार का मंत्रालय होता है। जेल विभाग भी होता है, उसका भी कार्य अपना होता है। सभी कैदी होते हैं, उनका डेटा रखना होता है। तो अलग अलग प्रकार के मंत्रालय होते हैं। उसी प्रकार से स्वर तंत्र का भी अलग अलग मंत्रालय है। और हर एक व्यक्ति जो है विशेषज्ञ बना बैठा हुआ है। एक एक तथ्य को आसानी से देखेंगे, लेकिन कॉपी में स्टार बनाइए स्वर तंत्र। स्वर तंत्र संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के अलग अलग वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। इसी को क्रमबद्ध तरीके से चयन करना स्वर तंत्र कहलाता है। एक नोट लिखवाएंगे, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ज्ञान के लिए लिखवा दे रहे हैं। आपको 11th क्लास का हिस्ट्री पढ़िएगा तो मिलेगा। आप लोग जानते हैं हमारा कंठ का विकास कब हुआ? हमारे कंठ का विकास इतिहास मानता है कि आज से 2 लाख वर्ष पहले हुआ। यानी कि 2 लाख वर्ष पहले जो हमारी भाषा थी, कौन सी भाषा हो सकती है? सांकेतिक। कौन सी भाषा थी? सांकेतिक। हम संकेतों में बात करते थे। फिर हम बोल करके बाद 2 लाख वर्ष पहले जब आया तो उस स्थिति में हम बोलना प्रारंभ किए। फिर हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ी और फिर हम लोगों ने जो है लिखना प्रारंभ किया। तो जो भाषा का प्रकार आया वो लिखित भाषा है। इस प्रकार से 3 भाषाएं हुई। नोट 1 बना के लिख लीजिए। इतिहासकारों के अनुसार कारों के अनुसार अनुसार मनुष्य के कंठ का प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व का। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हमारा जो कंठ है, मनुष्यों का जो कंठ है, उसकी तो गुणवत्ता जो है वो कब बढ़ी? 2 लाख वर्ष पहले, और हम लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, तो ज्ञान के लिए आप लोग रख लीजिए। अब एक एक करके उच्चारण स्थान को देखेंगे। यदि आपके पास बुद्धिमत्ता, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पीछे के क्लास को आपने अटेंड किया है और भी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आप नए भी हैं तब पर भी आसानी तरीके से समझ। देखिए कैसे उतार लिया जी आप लोगों ने। चलिए ऊपर हेडिंग बनाइए उच्चारण स्थान। शांत चित होकर के आप लोग देखिए
विसर्ग का तात्पर्य क्या होता है? अ जो हम लोग बोलते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। चलिए देखिए, मुख्यतः जो हमारे उच्चारण स्थान है वो 6 हैं, 5 इसमें बता दिए हैं। अब एक एक चीज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमने अभी भी बताया कि जो भाषा निकलती है, जो बोली निकलती है, वो हृदय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हृदय से। तो नीचे से चलते हैं, सबसे पहले कंठ आता है। क्या आता है? कंठ। और यदि हम लोग स्पर्श व्यंजन में देखें तो सबसे पहले क्या आता है? कवर्ग। और कवर्ग के साथ साथ अ, आ, और क्या आता है? विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार। अन्न को विसर्ग कहा जाता है, अह को, सॉरी, अन्न को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आयोगवाह। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। अगला जो है तालु। कंठ के बाद आता है तालु, और कवर्ग के बाद क्या आता है? चवर्ग। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा, ह्रस्वई दीर्घ ई के साथ साथ य, और जो तालाव्य स होता है वो क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है, तालु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तालु के अंतर्गत। ये पहला इतना उतारिए और नीचे भी स्थान छोड़िएगा आप लोग। हाँ, ये उतारिए, पूरा उतारिए, और नीचे भी स्थान छोड़िएगा। और लिखवा, शनिवार के दिन आप लोग का पूरा वर्ण विचार का टेस्ट होगा। इसका नाम होगा टॉपिक टेस्ट। ये टॉपिक टेस्ट है। आप लोग का वर्ण विचार आज इति से हो गया, खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म, समाप्त हो गया। ये टॉपिक आप लोग का क्लियर नहीं है, आगे संस्कृत व्याकरण के हर एक टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। जब नींव खराब होती है फिर प्रॉब्लम जो है वो आपको हमेशा आएगी। वो दिन पूछेंगे और मारेंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल परसों पूछ, जब तक टेस्ट नहीं लेंगे, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक टॉपिक आगे नहीं बढ़े रहेंगे, मारते रहेंगे। यहाँ पे मूर्धा में है, बड़ा री है, टवर्ग है, र है, और ये मूर्धन्य स है। हाँ, हाँ, वर्ण विचार से केवल पूछेंगे, किताब से नहीं। पैड बांध के तैयार रहिएगा, बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। तैयार रहना है।
टेस्ट ऑब्जेक्टिव का होगा। हो गया। हो गया। देखिएगा वहां पे 3 घंटा 15 मिनट ही समय मिलेगा। देखिए आप लोग अपनी स्पीड को किस प्रकार से तैयार करते हैं। हम जब एग्जाम दिए थे 2 महीना लगातार राइटिंग का तैयारी किए थे, क्योंकि ऐसा प्रायः होता है, लड़कियों को तो नहीं बोलेंगे, लड़कों के साथ होता है। जो व्यक्ति मौखिक रूप से मजबूत होता है उसका लिखित थोड़ा कमजोर होता है। हमारा लिखित जो था इतना कमजोर था, सर लोग हमको हमेशा बोला करते थे सब चीज तैयार है, राइटिंग सही नहीं। लास्ट में 2 महीना इतना मेहनत किए, राइटिंग तैयार हुआ, इतना अच्छा राइटिंग है कि आप लोग देखिए रहे हैं, इतना अच्छा राइटिंग। हालांकि कॉपी में धीरे से कर लेते हैं, कैसे भी धीरे धीरे लिख करके। चलिए देखिए, तो 5 पॉइंट हमने पढ़ा, यह लिखवा दिया। आगे देखते हैं, एक और आता है मुख्य। हमने बताया 6 स्वर तंत्र है, कौन कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और एक और है नासिका। क्या है? नासिका। अब प्रश्न उठता है कि सारे जो स्पर्श व्यंजन के वर्ण थे वो तो समाप्त हो गए, तो नासिका से क्या बोला जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? 5वां वर्ण जो होता है नासिका से बोला जाता है। जैसे अंग, इय, न, अण, म, ये सब किससे बोला जाता है? नासिका से। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, तो 6 नंबर पॉइंट बनाइए, उसी में नीचे चलते चलना है। नासिका। प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण। जैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो हम आपको बताएं, जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको याद करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना है। आधे घंटे का टॉपिक है, आराम से बैठिएगा, क्लियर हो जाएगा। बेसिक सब का है, आपको याद करना है, ऐसा कुछ करना। हाँ, यदि कोई प्रश्न पूछे कि वर्ण विचार में से इसका कितना क्वेश्चन निकलता है, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, 9th हो, 11th हो, कोई हो, उसमें कम से कम 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, पूछता ही पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव बहुत बड़ा से बड़ा एग्जाम लेकर, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो अथवा यूपीएससी हो अथवा एनडीए हो, पूछता है। आप लोग यदि नहीं मानते हैं तो उस स्थिति में आप जा करके देखिएगा, तो आपको अनुभव हो जाएगा। आप लोग का नवाही परीक्षा भी तो होगा ही यहाँ पे, 2 ठो परीक्षा होता है ना यहाँ पे, हर महीने होगा। हाँ हाँ हाँ। जो अपर सचिव बने हुए हैं बिहार शिक्षा विभाग के, बहुत सख्त बने हुए हैं, नए आए हुए हैं, उनका ही आदेश है। सही सही। बहुत। चलो पहले 12 बजे उन लोग का आधा टिफिन से लंच होता था, लंच होता था, वो लोग घर पे जाते थे, लंच करते थे, सो जाते थे, समझा है कि नहीं? अब 4 बजे तक बैठना है कैसे भी करके। चलिए अंतिम जो है, लिख लीजिए। इति श्रीरेवा कंडे वर्ण विचारम समाप्तम, वर्ण विचार समाप्त हुआ। वर्ण विचार आप लोग का समाप्त हुआ। कल से पूछेंगे, तैयार रहिएगा। ये बता दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति न बने कि हमको मारना पड़े, हार्ड टॉपिक है नहीं। आप लोग तैयार रहिएगा पूरे अच्छे तरीके से, और इस बार हमको रिजल्ट 100% मिलना चाहिए।
किसी का भी 25 से नीचे नंबर आया इस बार के टेस्ट में, होगा 50 मार्क्स का होगा। 50 में कम से कम 40 से ऊपर हर एक व्यक्ति का आना चाहिए। नहीं, टेस्ट मत दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम ही मत दीजिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे बैठ जाइए, यदि टेस्ट देना है तो 40 प्लस लाना है, बात साफ है। समझ में आया कि नहीं? 50 में 40 प्लस, नहीं तो नहीं दीजिएगा। हाँ, 39 आ गया तब का रिजल्टे नहीं मिलेगा, फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, क्लास में बैठने नहीं देंगे, वहां पे बाहर खड़े कराएंगे, बाहर पढ़ना है। समझ है कि नहीं? डेली, जब तक अगला टॉपिक का टेस्ट ना हो जाए। क्योंकि यदि हमको रिजल्ट नहीं मिला तब तक पूछते और मारते रहेंगे जब तक 100% क्लियर ना हो जाए। क्योंकि आगे चलिएगा तो इतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये वर्ण विचार इतना छोटा सा टॉपिक है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साप्ताहिक जग रहा, 7 दिन चलल है, जगह था। समझ में आया कि नहीं? तो देखिएगा। हाँ, कहा ना कि 50 में 50 आई। नेगेटिविटी आपके मन में बैठी रहेगी तब तक आप हारते रहिएगा, सीधा साधा सिद्धांत है। 39 आ गई तब उस समय पता चल, वो तो टेस्टवा के बाद पता चलिए ना जाएगा। 1 मिनट रुक जाए, आप लोग जाना नहीं।